राधे राधे भैया, वॉइस चेक करना। हाँ भाई, ठीक है। करें तो नया पेपर स्टार्ट। चलो तो। बीएससी सेकेंड ईयर में अपने 3 पेपर है। तो फर्स्ट पेपर है अपना थर्मोडायनेमिक्स के नाम से है, जो थ्योरेटिकल पेपर है। सेकंड पेपर अपना मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से है। कई यूनिवर्सिटी में इसको मैथमेटिकल मेथड्स के नाम से भी लिखा गया है, बात एक ही है, मैथमेटिकल फिजिक्स या मैथमेटिकल मेथड्स। और थर्ड पेपर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर था, थर्ड पेपर। यदि अपन मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वही पैटर्न है जो फर्स्ट ईयर में था। 150 नंबर का फिजिक्स का वेटेज होता है, 100 नंबर का थ्योरेटिकल होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल सिस्टम होता है। 100 नंबर की जो थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 33, 33, 34। पहला पेपर 33, दूसरा 33, तीसरा 34। इस प्रकार कहानी होती है। तो अपना थर्मोडाइनिक्स वाला पेपर जो फर्स्ट है वो 33 का होगा, मैथमेटिकल वाला है वो 33 का होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला 34 का होगा। ये कहानी है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे पहले, मैथमेटिकल फाइनल है ना। चलो तो मैथमेटिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे थर्मो पढ़ लेंगे अपन, सही रहेगा। लगभग अपन थर्मो स्टार्ट कर देंगे कुछ दिन बाद ही, कुछ दिन बाद ही। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंप्लीट होगा थर्मो स्टार्ट कर देंगे। हाँ भाई। तो मैथमेटिकल जो मेथड्स है ये पेपर लेंदी है। मेरी बात समझ में आई? थोड़ा सा बड़ा पेपर है, पर ये छोटा इसलिए बन जाता है, इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है, डेरिवेशन चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे, नंबर कटने के चांस न के बराबर होते हैं। मतलब इस पेपर में नंबर बहुत शानदार आते हैं। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो ना तो इस पेपर में नंबर इतने प्यारे आते हैं, 33 में से 33। हाँ, लाइन लगा के और आते हैं, लाइन लगा के। ये नहीं है एक दो बच्चों के आते हैं, लाइन लगा के आते हैं, ठीक है। और ऐसी बात भी नहीं है, आर्यभट्ट के भी दर्शन होते हैं, खूब दर्शन होते हैं। हल्का सा यदि डेरिवेशन पर इधर उधर ध्यान नहीं किया अपना, तो जीरो आने में लग रहा था, क्या है समझ में आया? तो अब हमें इस मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ना क्या है, तो ये अपना पेपर तो सेकंड है, लेकिन लग भाई, एक तो कॉपी बढ़िया बनाना। ये छोटी छोटी सी कॉपी बना रहे हो ना, अप्पू पप्पू कॉपी, कॉपी बढ़िया बनाना। नोट्स नोट्स बढ़िया बनाने का मतलब है कम से कम नोट्स की साइज ये रखना, ये ये छोटी छोटी सी कॉपी मत बनाना, नहीं है ढूंढते रहेंगे, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर में भर जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था, उसमें फिजिक्स अच्छी थी, पेपर लेंदी नहीं था वो, उसे समझाने में टाइम लगता है। इस पेपर में डेरिवेशन चलेंगे, उससे 10 to 1.5 गुना कॉपी आएगी, इसमें ये ध्यान रख लेना। मेरी बात समझ में आया ना? ये ध्यान रख लेना, कॉपी बढ़िया बनाना, नहीं 2 और 3 कॉपी भर जाएंगे तुम्हारी। ढूंढोगे पहला चैप्टर वहां, दूसरा चैप्टर वहां, पता चलेगा तीसरे चैप्टर वाली कॉपी गायब है। हाँ, तो इसलिए कॉपी बढ़िया बनाओ। देखो, देखो पेपर सेकंड, पेपर सेकंड, सेकंड है ना, नाम लिख दो पेपर का, मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी। मैथमेटिकल फिजिक्स, यदि कोई सुबोध कॉलेज का बच्चा है तो उसके थर्ड ईयर में चलता है सुबोध कॉलेज में। बाकी मत्स्य है, सेकावाटी है, ब्रज है, राजस्थान सिटी है, बीएससी है, बीएससी बीएड है, ऑनर्स है, पास कोर्स है, इनमें सभी में सेकंड ईयर में चलता है ये पेपर। लिख दिया? कौन सा पेपर है अपना ये? सेकंड पेपर है, मैथमेटिकल फिजिक्स। हाँ भाई, टोटल मार्क्स लिख, पूर्णांक बराबर 33। प्राप्तांक क्या लिखेगी? हाँ, कितने नंबर का है ये? 33 का है। मार्क्स लिखना चाहो तो 33 का है। जैसे अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सेकंड ईयर में और पेपर पढ़े अपन ने, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, वही कहानी है। यूनिट कितनी है? 4, 5 क्यों होंगे यार? यूनिट 4 है। तुम्हारे बीएससी में फिजिक्स में यूनिट कितनी है? 4 है, ठीक है। ऑनर्स में 5 है, पास कोर्स में बीएससी या बीएससी बीएड है, टोटल यूनिट कितनी है अपनी? 4 यूनिट है, ठीक है भैया।
तो यूनिट अपनी 4 है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट में पढ़ना है, लिखवा दो इस बात को। अच्छा हम सर, तो यूनिट फर्स्ट में सबसे बड़ी यूनिट है, इधर देख लो रे, यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर यूनिट फर्स्ट में? 3 चैप्टर हैं। इतनी बड़ी है कि जब मैथमेटिकल की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो ऐसा लगता है मैथमेटिकल अर्धविराम अवस्था पे आ गई। ठीक है, तो टोटल चैप्टर हैं 8। टोटल कितने चैप्टर हैं? एक सिलेबस में नहीं है, कितने हुए? और 3 किसमें? यूनिट फर्स्ट में। लग गया ना आइडिया? जो अपना चैप्टर फर्स्ट है उसमें आपको पढ़ाएंगे बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पढ़ाएंगे? निर्देशांकों के बारे में पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, निर्देश तंत्र क्या होते हैं, निर्देश तंत्रों को कैसे समझाया जाता है, क्या कहानी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में तुम वास्तव में जो स्टडी करोगे वो इस चैप्टर में करोगे। अब कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे किया जाता है, ऑब्जर्वेशन करने का तरीका क्या होता है, समझ में आ गया। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं ऑब्जर्वेशन करने के, जैसे एक्स वाई जेड पैरामीटर हैं तो वो कौन सा सिस्टम होता है, आर थीटा फाई पैरामीटर हैं ऑब्जर्वेशन करने के तो वो कौन सा सिस्टम है, रो फाई जेड सिस्टम है। यदि अपन ने पैरामीटर क्या लिए हैं, रो फाई जेड, तो कौन सा सिस्टम है। ठीक है, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। और वास्तव में इसका नाम मैथमेटिकल नहीं है, तुम ये सोच रहे हो मैथमेटिकल, वास्तव में ऐसा इसमें गुणधर्म भी है। मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं ये मैथमेटिकल फिजिक्स, ये वास्तव में मैथमेटिकल, अपना जो मैथमेटिक्स होती है ना वो मैथमेटिक्स ही है। ये फिजिक्स में तो डाल रखा है, ये पेपर है, ये कंप्लीट क्या है अपनी मैथमेटिक्स है। ठीक है, थ्योरी का नाम और निशान नहीं मिलेगा कहीं पे भी इसको। तो अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, लिखवा दूं ये, तो लिखो ना, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। अब एक बात बताओ, मैं मेरे अकॉर्डिंग लिखाऊं या किताब के अकॉर्डिंग लिखवाऊं चैप्टर के नाम और ये? भाई तुम चाहते हो कि किताब में सब चैप्टर का नाम वो दे रखा है तो मैं वही लिखवाऊं। हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो तो इसका नाम है निर्देशांक पद्धति, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और किताब के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो तो इसका नाम है कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो मेरे अकॉर्डिंग लिख लो, बढ़िया रहोगे, फायदे में रहोगे। निर्देशांक पद्धति, पद्धति, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है। मतलब फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें सिस्टम्स के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, सेकंड चैप्टर, इसमें क्या पढ़ेंगे? तुमने भौतिक राशियों का नाम सुना है, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं, पढ़ते हैं अपन ऐसे। फोर्स एक वेक्टर है, ऐसा पढ़ाया आपने। फोर्स क्या है, वेक्टर है। फ्लक्स है वो स्केलर है, पढ़े। पोटेंशियल है स्केलर है, आदेश सदिश पढ़े। ठीक है, फिर मैं तुमसे पूछूं जड़त्व आघूर्ण क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टेंसर है, स्केलर है, वेक्टर है। जड़त्व आघूर्ण, ऐसे तुम कूलाम फोर्स पढ़ते थे तो वहां पे एप्सिलॉन लिखते थे, एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन पढ़ा है ये। अच्छा, क्या है ये? ऐसे ही तुमने सिग्मा पढ़ा है, कंडक्टिविटी, चालकता, क्या है ये, स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है। चालकता, सिग्मा, सिग्मा। कंडक्टिविटी नहीं पढ़ाई क्या? तो ये क्या है? मेरी बात आपके समझ में यहाँ आना यार, मैदान में पे बैठ, तेरा चेहरा जब तक दिखाई नहीं देता है मुझे में एनर्जी नहीं आती है। तो भाई ना बैठ। हाँ, तो ये क्या है? ये बेटा जो अपनी स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उनकी जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है? उनका व्यापक रूप होता है, और उस व्यापक रूप को अपन टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे टेंशन नहीं यार, टेंसर, प्रदिश बोलते हैं। कौन सी दिश? प्रदिश। तो एक चैप्टर है ये, प्रदिश भौतिक राशियां क्या होती हैं, इनको लिखा कैसे जाता है, लिखने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन की परिपाटी क्या है, क्या मेथड दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखने का, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रदिशों के जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ाएंगे। तुम आ गया, जोड़ पढ़ाएंगे, जोड़ कैसे होते हैं, गुणा कैसे होते हैं, लेकिन किसके? प्रदिशों के। ठीक है, तो एक चैप्टर है तुम्हारा, लिखो, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, प्रदिश भौतिक राशि, ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर है। प्रदिश के बारे में समझेंगे, देखा, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत शानदार चैप्टर है, यदि तरीके से पढ़ोगे तो मजा आता है इनको पढ़ने में। और यदि कोई बंदा डीयू में जाना चाहता है, एमएससी करने, कहां पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी करना चाहता है, तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना।
क्योंकि वहां पे जो फिजिक्स चलती है वो टेंसर नोटेशन में चलती है। कौन से नोटेशन में? वो टेंसर नोटेशन में ही पढ़ाते हैं। तो ये चैप्टर आना बहुत जरूरी है। ठीक है। और आप जो लोग पढ़ते हो ये नॉर्मल नोटेशन होते हैं जिन्हें वेक्टर नोटेशन कहते हैं। कौन सा? वेक्टर। हाँ। ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड और थर्ड। ये एक वैज्ञानिक की कहानी है। एक वैज्ञानिक था। बेटी तू सुन नहीं रही? एक वैज्ञानिक है। उसने कहा कुछ ऐसी घटनाएं हैं राताश्री, कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें समझाना है हमें। जैसे अपने पास कोई पदार्थ है, लोहा है, लोहा। ठीक है। उस पर हमने हैमर की चोट मारी। क्या मारी? हथौड़े की चोट, या आपके चांटा लगाया। मेरी बात को आप समझने का, अचानक सडनली सरप्राइज दिया ये आपको। क्या? ठीक है। और उस घटना को हमको समझाना है। तो मैं आपसे पूछूं, पहले कितना फोर्स अप्लाई था चांटा लगाया उससे पहले? कांटे के बाद फोर्स चेक करूं? मेरी बात ही नहीं सुन। वो एक तात्क्षणिक अवस्था आती है, क्षणिक ट्रांजेंट स्टेट आती है। कौन सी स्टेट? ट्रांजेंट। क्षणिक अवस्था आती है जब बल कार्य करता है। उस क्षणिक अवस्था से बिफोर एंड आफ्टर यदि आपके गाल को चेक किया जाए तो वहां पे फोर्स क्या मिलेगा? उस क्षणिक अवस्था में ही। मेरी बात नहीं आ रही समझ में? तो ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं आवेगी घटना। क्या बोलते हैं? इंपल्स इवेंट बोलते हैं। कौन सी इवेंट? इंपल्स नेचर वाली इवेंट, आवेगी प्रकृति वाली घटनाएं बोलते हैं, जो अचानक होती हैं। कैसे होती हैं? तुमने कंडेंसर देखा है? कंडेंसर, कंडेंसर पंखा देखा है? पंखा, पंखे में एक सेल लगा रहता है व्हाइट व्हाइट कलर का सा, उसे कंडेंसर कहते हैं। हाँ। उसको लो। तुम सुन ही नहीं रहे, क्या बोला मैंने? उसको लो और एक काम करो, ऐसे स्विच में लगाओ और बाहर निकालो, लगाओ और बाहर निकालो, हो गया फुल चार्ज। तुमने सुना ही नहीं। कंडेंसर लो, उसको स्विच में लगाओ, ऐसे लगाया और बाहर निकाला, फुल चार्ज। बात ही नहीं सुनी आपने। लगाया, उसके दोनों वायर को ऐसे लगाओ, डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या है? क्षणिक अवस्था है। कैसी स्टेट है? ट्रांजेंट स्टेट है। तो फिजिक्स में ऐसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ड्राक। क्या नाम था? जिराफ नहीं, अरे भैया, अंग्रेज क्या बोलोगे आप इसको? हाँ, कई अंग्रेज बोलते हैं ड्रैक, ड्रैक ऐसा। अब देख लेना, हम तो ड्राक बोलेंगे भाई, अपन तो क्या बोलेंगे? ड्राक। तो ड्राक साइंटिस्ट आया, उसने एक डेल्टा फंक्शन दिया। क्या दिया? तो डेल्टा फंक्शन क्या दिया भैया, तुम सुन ही नहीं रहे? आवेगी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए। समझ में आ गया? ट्रांजेंट नेचर की जो फिजिकल फिनोमिना है, क्षणिक प्रकृति की जो भौतिकीय घटना है, आवेगी प्रकृति की भौतिकीय घटना है, उन घटनाओं को समझाने के लिए कौन, किसना भैया? ड्राक वैज्ञानिक ने एक डेल्टा फलन दिया जिसका नाम है ड्राक डेल्टा फलन। ड्राक डेल्टा फलन। तो ये जो फंक्शन है, तुम्हारी मैथमेटिक्स के जो फंक्शन होते हैं, तो मैथमेटिक्स के फंक्शन होते हैं, उन जनरल फंक्शन से डिफरेंट है। दैट मीन्स ये स्पेशल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्पेशल। जो कैसी घटनाओं को समझाएगा? आवेगी प्रकृति, अचानक होने वाली घटनाओं को। जैसे, जैसे आप, आपके गाल पर एक चांटा, हथौड़े की चोट, कुलिजन, टक्कर। अचानक टक्कर नहीं होती क्या? ये टक्कर। इस प्रकार की घट, संधारित्र का आवेशन और अनावेशन, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इस प्रकार के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ेंगे जो जनरल मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है। फिर कैसा है? वो स्पेशल है। कैसा है? एक विशेष अभिलाक्षणिक गुणधर्म रखने वाला गणितीय फलन है, और उसका नाम बेटा क्या है? ड्राक डेल्टा फंक्शन। क्या नाम है? तो थर्ड चैप्टर का नाम है ये, के बारे में पढ़ाएंगे। एक दो, ड्राक डेल्टा फलन। समझ में आया? थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो इस फंक्शंस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या होता है ये फंक्शन? इवन होता है, ऑड होता है, इसमें इंटीग्रेशन लॉ का फॉलो कैसे होता है, इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, ये कहानी पढ़ेंगे। ड्राक डेल्टा फलन लिखना नहीं आता क्या? ड्राक डेल्टा फलन। अब डेल्टा को डेल्टा ही लिखो, सी में भी डेल्टा है ना, लिख लिया बेटा।
और यहां पे आके आपकी यूनिट को अंतिम आहुति दे देंगे। 3 चैप्टर हो गए ना, खत्म। यूनिट सेकंड, इसमें आपके सिलेबस में 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर यूनिट सेकंड में, 4 और 5। ये यूनिट मुझे सबसे प्यारी लगती है, मजा आता है इस यूनिट को। इस यूनिट का नाम क्या है? अब तक हमने पढ़ा 1D, 1 डायमेंशन, 2D, 3D, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। मतलब हम पार्टिकल को एक्सप्लेन करते हैं। तो जगा दे यार, जगा दे इसको, जग जा बेटा। पार्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पार्टिकल को समझा रहे हैं, तो निर्देशांक चाहिए। तो जो अपन को कोऑर्डिनेट चाहिए वो हम, जैसे 1D में मोशन कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट दे देंगे, 2D में कर रहा है तो एक्स और 3D में कर रहा है तो एक्स और वाई और। लेकिन पार्टिकल कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं होता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है। तो पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें टाइम कोऑर्डिनेट की और आवश्यकता होती है कि भाई, मैं आपने बताया सर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है या 2 3 4 है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे 2 3 4 तो पार्टिकल मूविंग में यहाँ आ गया। अब बताओ चेंज हो गए नहीं हो गए? उस क्षण थे t बराबर 2 सेकंड पर था, यहाँ 5 सेकंड पे तो यहाँ आ गया, 10 सेकंड पे यहाँ गया। इसका मतलब हमें बताने के लिए ये और बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हारी पूछूं पोजीशन क्या है, 7 बजे तुम घर थे, मेरी बात ही नहीं सुनी, और 8:30 बजे तुम क्लासरूम में हो, तो तुम ऐसे बोला जाए पोजीशन क्या है। लेकिन उसके साथ साथ पोजीशन सर हमें एक्सप्लेन जब करेंगे जब टाइम बताओ। टाइम मैं बोलूं 7 o'clock, यार यही तो होगी पोजीशन। और जैसे 8:30 बोले और 9 बजे की बात करें तो 30 पर। नहीं आई बात समझ में? तुम सुन ही नहीं रहे। तो पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हमें टाइम कोऑर्डिनेट की और आवश्यकता है। अब कोऑर्डिनेट कितने हो गए? तो बन गई 4D। क्या बन गई? तो 4th चैप्टर में पढ़ाएंगे तो मैं 4D क्या पढ़ाएंगे? लिखो, लिखो 4 डायमेंशन, 4 डायमेंशन में लिखोगे चतुर्विमीय निर्देश तंत्र की अवधारणा। और ज्यादा ही ज्ञानी बन रहे हो तो अंग्रेजों लिख दो कॉन्सेप्ट ऑफ 4 वेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ 4 वेक्टर, यदि आपकी इच्छा है तुम्हारी किताब के अकॉर्डिंग लिखना है। चतुर्विमीय निर्देश तंत्र की अवधारणा, या चतुर्विमीय लिख दो दायता है, चतुर्विमीय निर्देश। मतलब अब तक तुमने जो भी पढ़ा है ना, जैसे हम पढ़ते थे, सुनो तो सही, हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी, क्या पढ़ रहे हैं? तो कैसे लिखते थे? वी एक्स वी वाई वी जेड। 3D में ऐसे ही तो लिखते थे। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, अब पढ़ रहे हैं 4D, अब लिखेंगे V1 V2 V3 और V4। V1 V2 V3 और V4, समझ में आ गया? तो फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट और फोर्थ कंपोनेंट, ऐसा पढ़ेंगे। प्रथम घटक किसका? वेग पढ़ रहे हैं तो वेग का, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। समझ में? एनर्जी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनर्जी। अरे बात नहीं आ रही समझ में? आ रहा है ना समझ में? तो अपन अब 4D में पढ़ेंगे, जो तुमने 11वीं क्लास पढ़ी है ना, ऐसे हेडिंग डाल डाल के, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते थे ना गुरुजी, ऐसे ही पढ़ना है। वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वही सब कुछ पढ़ना है। लेकिन अब किस में पढ़ना है हमको? 4D में। किस में पढ़ना है? फिर 5th चैप्टर में क्या है गुरुजी? तुम्हें तुम्हें 4th चैप्टर में 4D पढ़ाएंगे और 5th चैप्टर में यह बताएंगे कि 4D काम कहां आती है। 5th चैप्टर में क्या बताएंगे? इसके यूज बताएंगे, यूज। तो 5th चैप्टर का नाम लिखो एप्लीकेशन ऑफ 4D, एप्लीकेशन ऑफ 4D, चतुर्विमीय, चतुर्विमीय अवधारणा के अनुप्रयोग, चतुर्विमीय अवधारणा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ 4D या 4 वेक्टर। नहीं आ रहा यार समझ में? आ रहा है समझ में? मतलब हमें ये पता होना चाहिए हम पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में ना दो तो इतनी प्यारी कहानी है। एक तो इस चैप्टर में, 5वें चैप्टर में तुम्हें पढ़ाएंगे, 5वें चैप्टर में कॉम्पटन इफेक्ट, ये वैज्ञानिक का नाम है।
कॉम्पटन, क्या नाम है? ऐसे ही होते हैं, न्यूटन, कॉम्पटन, आइंस्टीन, टन टीन चलते हैं, नॉर्टन है। और अपने कैसे होते हैं, अपने अपने भारत देश के वैज्ञानिकों का नाम ठीक है, एस एन बॉस। दादागिरी कर रहा है बॉस, नाम में ही मजा आ जाता है। हवा, सीधे अपने पार्क वाले टॉपिक पे। ये अपना फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर हो गया। अब है ना, एक तो कॉम्पटन वाला टॉपिक इसमें बहुत प्यारा है, उसको ढंग से पढ़ना है ना तेरे। एक इसमें टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक आएगा, जब पढ़ाएं तो उसे ध्यान देना। उस टॉपिक का नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम है? दहली ऊर्जा। डेरिवेशन कराएंगे पूरा से पढ़ना है इसको। ये दोनों टॉपिक बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से तो मोस्ट है ही, लेकिन नॉलेज की दृष्टि से भी क्या है, ये दोनों टॉपिक अच्छे। और थर्ड ईयर में है दोनों टॉपिक में, पर थर्ड ईयर में सरल है, यहाँ थोड़ा टफ है, बिकॉज यहाँ 4D में, वहाँ 3D में। सेकेंड ईयर में 4D में, और थर्ड ईयर में 3D में। समझ में आ गया ना? वहाँ एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं, तो अच्छे से पढ़ना। और एग्जाम में तो कन्फर्म है, कॉम्पटन इफेक्ट और थ्रेशोल्ड के यदि तुम पेपर उठा के देखेंगे ना, ऐसे होता है, लगातार 4 साल तक कॉम्पटन आ गया, थ्रेशोल्ड आ गया 2 साल तक, कभी एक बार तू आ जाए एक बार मैं आ जाऊं, ऐसे चलता रहता है। मतलब हमेशा बड़ा क्वेश्चन आता है फिक्स है कॉम्पटन और थ्रेशोल्ड का। कई बार पूछते हैं सर मोस्ट बता दो, तो मोस्ट ये ऐसे ही बोलता हूँ मैं मोस्ट। कभी मेरे पास लेके आओगे तो मैं मोस्ट बताऊंगा, बिकॉज मुझे खुद को नहीं पता। ये थर्ड यूनिट है ना, ये बड़ी प्यारी यूनिट है। क्यों? ये एक ही टॉपिक पे पूरी यूनिट। जो तुम सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब कल समीकरण पढ़ाएंगे। सेकंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो ना, वैसे तो इस यूनिट में पढ़ाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन करना सिखाएंगे। बट तुमने जितनी मेथड पढ़े, किसी भी मेथड से तुमसे सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। वो कैसी होगी? स्पेशल, स्पेशल नहीं, विशिष्ट अवकल समीकरण होगी। ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे। मतलब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, कहने का मतलब बेटा ग्रुप होगा, ग्रुप। क्या होगा? ग्रुप। तो सॉल्यूशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के ग्रुप का, कि यदि इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो हम इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये मेथड पढ़ेंगे। अब देखो भाई, 5 के बाद क्या आता है और 6 के बाद गिनती पूरी याद है। अब छठवां चैप्टर है, इसमें मैं, तुम ध्यान से देखो ये क्या लगा रहा हूं। सर आपने स्टार क्यों लगाया? प्रश्न तो बनता है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। फिर सर यहां लिख क्यों रहे हो? क्योंकि इसमें से एक टॉपिक है सिलेबस में। बात नहीं आई समझ? इसमें से केवल एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। कौन से चैप्टर में से? 6 चैप्टर में। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है स्टार इसलिए लगाया है कि कहीं कहीं ऐसे ज्ञान ये पूरे पढ़ गए ना, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल एक टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? ईएम वेव। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूरा गुरु जी, ये तो हमने पढ़ रखी है, हम तो आती है विद्युत चुंबकीय तरंग इन 4D। बात ही नहीं आई समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन, जैसे अब तक आपने ये लैप्लासियन ऑपरेटर पढ़ा है? सुना हुआ है नाम, 3D में नहीं लिखते क्या? क्या लिखते हो? लाप्लास संकारक नहीं नाम सुना क्या? लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हो कि लाप्लास ऑपरेटर बोलते हो? अरे अंग्रेज हो? अरे इनका कोई पता नहीं है, ये अंग्रेज है। कई लैप्लासियन बोलते हैं, लाप्लासियन। हाँ, हम तो लाप्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये होता है लाप्लास संकारक। बेटा ऐसा होता है, ऑप्शनल नहीं है यूपीएससी में, ढंग से पढ़ ले। सुन रही है? तू टॉपिक को मजाक में ले गई। ध्यान से देखो, इसी को टीप के लिख रहा हूँ, टीप रहा हूँ, सही टीप रहा हूँ कि ये चेक करो, सही टीप रहा हूँ। यही बात समझ। 3D में ये लाप्लास साइंटिस्ट ने कहानी सुनाई थी, इसको डेलवर्ट ने सुनाया था। किसने? कई दालाम्बर्ट बोलते हैं, कई डेलवर्ट बोलते हैं, देख लेना है तुमको जो बोलना है। हाँ, इस साइंटिस्ट का नाम, हालांकि तुमने फर्स्ट ईयर में जब सीरीज पढ़ाई थी गुरुजी ने, वहां पे सुनाया होगा, चैप्टर नंबर 10 में श्रेणी पढ़ाई होंगी। कौन सी बुक में? बुक में कैलकुलस वाली बुक है क्या? उसमें श्रेणी पढ़ाई होंगी, कन्वर्जेंट है, अपसारी अभिसारी निकालते थे टेस्ट लगा लगा के।
जैसे टेस्ट लगाते हैं ना, चिकनगुनिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, ऐसे में टेस्ट लगाए थे तुमने? सालाम्बर टेस्ट, गॉस टेस्ट पढ़े? भूल जाते हो। हाँ, तो ये नाम सुना होगा वहां पे। तो ये डेल्बर्ट ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है? बट ये 3D में होता है, और ये तुम्हें पता हो तो एक आ गया, टाइम कोऑर्डिनेट आ गया। समझ में आ गया? तो अपन जो 6 चैप्टर में पढ़ाएंगे 6वें पाठ में, वो एक ही टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? ईएम वेव्स इन 4D। लिख दो, ईएम वेव्स इन 4D। विद्युत चुंबकीय तरंगें चतुर्विमीय, विद्युत चुंबकीय तरंगें चतुर्विमीय निर्देशन। बस डायरेक्ट लिखो ना, क्या है यार तुम भी। ईएम वेव 4D लिख दिया। 7th चैप्टर देखो, ये चैप्टर ऐसा होगा, इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। चैप्टर को कब पढ़ेंगे अपन? तो सबसे जब अपनी बुक कंप्लीट होगी ना, अंतिम आहुति इसी चैप्टर की देंगे अपन। लास्ट में पढ़ाएंगे। सर ये चैप्टर कितने दिन में हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करेगा। तुम चाहोगे तो इस चैप्टर को मैं मात्र 1 दिन में कराऊंगा। मतलब यूनिट 3rd को मैं 2 क्लास में 2 दिन में करा दूंगा, तुम चाहोगे तो। और तुम चाहोगे तो इसको मैं 10 दिन में भी करा सकता हूँ। डिपेंड किस पे करेगा? तुम्हारे ऊपर। नहीं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। मैं जब बोर्ड पे कैलकुलेशन करूंगा ना, और इस चैप्टर को लिखवाएंगे नहीं, नोट्स देंगे। क्या देंगे? नोट्स देंगे आपको, लिखवाएंगे नहीं। चाहे आपका हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है। सर क्यों नहीं? क्योंकि इसमें डेरिवेशन ही डेरिवेशन है, और तुम लिखने में गलती करोगे। इतने एन आएंगे, इतने एन आएंगे कि एक दिन में कम से कम 150 बार एन लिखेंगे, और लाइन लगा के एन एन माइनस वन एन माइनस वन। डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक स्टेप, स्टेप नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये यूं चलेंगे चलेंगे चलेंगे, फिर यूं आएंगे यूं आएंगे, फिर यूं यूं चलेंगे, और यूं चलेंगे। अभी सुन ले, चल रहे हैं, और अभी एक स्टेप हुआ है। स्टेप का मतलब LHS बराबर एक बार लिखा है बोर्ड फुल। नहीं आई बात समझ में? फिर दोबारा लिखेंगे दूसरा स्टेप। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए इसमें तुम कहीं ना कहीं गलती करोगे लिखने में। तुम कितनी सावधानी बरत लो, गलती तो होगी लिखने में। ठीक है? फिर सर गलती ऐसे तो एग्जाम में भी होगी? नहीं होगी। प्रैक्टिस। गलती किससे दूर होगी? कम से कम। इसमें समझने का मैटर नहीं है। एक बार समझाऊंगा, इसके बाद क्या चलेगी? जितनी, ये यूनिट पता है 100 में से 5 बंदे सॉल्व करके आते हैं इस यूनिट। कौन सी यूनिट का? 7th वाले चैप्टर का, मतलब 3rd यूनिट का। क्यों सॉल्व करके आते हैं? सीधी सी बात है, इस यूनिट, ये यूनिट केवल प्रैक्टिस की है। तुम जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही खतरनाक समझ में आएगा, उतना ही खतरनाक। मैं पढ़ाऊंगा ना, उस दिन मैं भी प्रैक्टिस करके आऊंगा। मेरी बात नहीं आई समझ में? के भी प्रैक्टिस करके आएगा जिस दिन के पढ़ाएगा। कॉन्सेप्ट पता है, मैं अब बोल दूं लाइन लगा के, चाय बनाने की पूरी विधि पता है, स्टेप पता है, बोल दूंगा, नहीं आया। बट कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। जैसे कहीं एन लिख रहे हैं, इतनी बार लिख रहे हैं, कहीं n-1 लिख देंगे, कहीं n-1 को भूल जाएंगे। तो वो स्टेप अपन को क्या रखने पड़ते हैं माइंड में, और वो कब होते हैं? जब हम बार बार क्या करते हैं? प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं हम भगवान है, बस भगवान ने तो इनको सीडी लगा रखी है, इनमें कैसेट लगा रखी है, चालू हो जाती है बस। नहीं है। देख लिया 7 चैप्टर? तो इसका नाम है, देख, स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन। आया है ना नहा के? ये प्रभाव देख लो नहाने का, सुगला। इसलिए कहता हूं नहा के आया कर। लिख, स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन, विशिष्ट अवकल समीकरण, विशिष्ट अवकल समीकरण। और जब अवकल समीकरण सॉल्व करोगे तो हल मिलेगा, हल मिलेगा तो फलन मिलेगा। तो स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस, विशिष्ट अवकल समीकरण और विशिष्ट फलन। कैसे फलन? विशिष्ट फलन। इनके जो रिजल्ट होंगे ना, इनके जो रिजल्ट हैं, वो तुम्हें 3rd ईयर में क्वांटम में काम आएंगे। किस में काम आएंगे? तो क्वांटम में डायरेक्ट लिखेंगे, और वहां बोलेंगे आपको डायरेक्ट लिखने ही होते हैं, और वहां पता है क्या बोलेंगे? बेटा ये आपने कहां पढ़ा है? 2nd ईयर में। डायरेक्ट लिखेंगे वहां से। ठीक है? तो इसलिए इसको ढंग से पढ़ना, यूनिट को, बड़ी प्यारी यूनिट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8, एक ही चैप्टर है, हटने वाला तो ये रहना जानवर। हाँ, चैप्टर नंबर 1 एक ही है ये। यूनिट नंबर किसमें? 4th में। तो देखो यूनिट 4th, और एक ही चैप्टर है, और एक ही काफी है। चैप्टर का नाम, जो तुम डिफरेंशियल इक्वेशन है ना,
डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे वेव इक्वेशन है, क्या है? पहले सुनो, तरंग समीकरण है। अब उसको सॉल्यूशन करना है तुमको वेव इक्वेशन का। बात सुनते चलो जो मैं, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन? जानते हो तुम लाप्लास इक्वेशन? डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू, पाइसन इक्वेशन है, डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये पढ़ रखे हैं तुमने? ये लाप्लास इक्वेशन, ये पाइसन इक्वेशन पढ़े हुए हैं। ऐसे वेव इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? ऐसे हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो, इसको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, इन इक्वेशन का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। जब सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पे अपन कुछ कंडीशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? उन्हें बोलेंगे हम बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलेंगे? बात क्या है गुरुजी? 7 और 8 में केवल इतना सा डिफरेंस है, 7th चैप्टर में और 8th चैप्टर में, मतलब यूनिट 3rd में और यूनिट 4th में। तुम ध्यान से देखो तो यूनिट 3rd में भी एक ही चैप्टर, भाई इसमें तो एक ही टॉपिक आ रहा है, और यूनिट 4th में भी एक ही चैप्टर है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, और जो सॉल्यूशन आता है, इस तुम अवकल समीकरण का हल नहीं करते क्या, तो तुम सीएफ और पीआई निकालते हो। आ गया, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने सॉल्व की तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया तुम्हारे पास सॉल्यूशन। फिर तुम क्या करते हो? सॉल्यूशन आया है उसको y बराबर सी एफ प्लस पी आई, फिर y बराबर करके लिख देते हो। लेकिन मूर्खों, वहां पे कांस्टेंट भी होते हैं, तुम आगे लिखते हो, याद हो तो, जैसे ए ई की पावर अल्फा एक्स। भूल गए, कांस्टेंट नहीं लिखते क्या? आर्बिट्री कांस्टेंट यूज लेते हैं, लिए थे ना। उन कांस्टेंट के मान निकालेंगे। मेरी बात नहीं आ रही यार समझ में, क्या बोलना चाह रहे? जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो तुम पता है इसका शायद, शायद कुछ ऐसे करके लिखते थे, याद करो। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे, सहायक समीकरण। देखना ऐसे, मुझे गणित कम आती है बताना, पर तुमसे ज्यादा आती है, टेंशन मत लो। हाँ, ऐसा कुछ फिर लिखते थे। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सी एफ बराबर करके, और जैसे ये एक्स में है ना, तो ऐसे लिखते थे ए पावर आयोटा के एक्स प्लस बी पावर माइनस। ऐसा पढ़ा है क्या? ऐसे ही तो पढ़ते थे। ये क्या है, क्या है ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन किए तो वहां कांस्टेंट यूज नहीं किए क्या? तो अपने मन से लिए, इन्हें बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इनको? इन्हें स्वैच्छिक नियतांक बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई? कौन सी यूनिट में? यूनिट 4th में। यूनिट जो 4 चलेगी, उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट डिफरेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कंडीशन लगा लगा के। और उन स्पेशल कंडीशन को बोलेंगे हम बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलेंगे? बाउंड्री कंडीशन बोलेंगे। ये पढ़ेंगे यूनिट 4। तो यूनिट का नाम बताओ गुरुजी, रखो। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, परिसीमा मान समस्याएं, परिसीमा मान समस्याएं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, परिसीमा मान समस्याएं। देख लिया? परिसीमा मान समस्याएं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये पढ़ना है। और ऐसे टेंशन मत करो, इक्वेशन ही फिक्स हैं जो तुम्हारे हैं। ये मन करेगा जो इक्वेशन नहीं आएंगी, फिक्स इक्वेशन है आपके सिलेबस में, कि ये इक्वेशन आपको क्या करनी है? सॉल्व करनी है। जैसे 7th चैप्टर में तुम्हारे सिलेबस में 3 इक्वेशन है। लेजेंड्रे, साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। लेजेंड्रे क्या नाम है? हर्माइट, क्या है? एक तो लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एक और है, एक और है, लागेर। क्या नाम है? रे में आ की मात्रा, गे ऊपर आई वाली मात्रा, और रे, क्या बोलोगे? लागेर। अंग्रेज क्या इसको लगूरे बोल देते हैं, लगूरे, LUGGE ऐसे लिखते हैं। हाँ, तो लगूरे डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेना तुम, बोल। हाँ, लेजेंड्रे, लागेर और हर्माइट, ये 3 ही है तुम्हारे सिलेबस में। कौन सी में? ठीक है। यदि कोई ऑनर्स का बच्चा है तो उनके ज्यादा है, उनके बेसल भी आएगी, कई आएंगी, छोड़ो। एक बेसल डिफरेंशियल, बेसन नहीं, ये भी साइंटिस्ट नेम है, बेसल। क्या? क्या बोलते हैं अपन? हैं? बेसल है, बेसल, देख लेना यार। ये बात एक ही है, अब ये बेसल बोल दो बेसल, ऐसे मैकेनिक्स को मकानिक्स
बात वही है यार। हैं? क्या? यार तो है। मम्मी खुश होती होगी देख देख के, ये है मेरा प्रोडक्ट। हाँ। एंडर देखो, तो ये अपने चैप्टर यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। तो पहले फर्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे, फिर सेकंड पढ़ाएंगे। पहले कौन सी? फिर अह, अह, दोनों एक साथ चलाएंगे। फोर्थ चलती रहेगी नियम के तहत। और थर्ड को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, जैसे संडे या कोई छुट्टी रहा करेगी ना, तब लंबी क्लास लगाया करेंगे। थर्ड यूनिट पढ़ाने के लिए मिनिमम क्लास 6 घंटे की चाहिए। तब हाँ, 5 से 6 घंटे की क्लास चाहिए मुझे। थर्ड थर्ड यूनिट तभी तभी तुम्हारे दिमाग में बैठेगा कि हाँ थर्ड यूनिट चल रही है भाई। एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तीन ही तो हैं, तो एक दिन में एक तो करेंगे। माइंड में एक बात बैठा लेना, मैथमेटिकल पेपर में नंबर खतरनाक आते हैं। डिपेंड किस पे करेगा? ठीक? हाँ। दूसरा पॉइंट दिमाग में ये बैठा लेना, सबसे अधिक जो बैक लगती है वो मैकेनिक्स में, मैथमेटिकल में लगती है, ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा बैक, यदि एक बैक है तो उसकी कंफर्म मत पूछना। मैथमेटिकल ये ऐसा पेपर है जो अंतिम समय नहीं पढ़ा जाता है। मेरी बात नहीं आई समझ में? ये पेपर केवल एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, किस पे? नोट्स बनाने पे डिपेंड नहीं करेगा ये पेपर। किस पे करेगा? हाँ। समझ में आ रहा है ना? ये ध्यान रख लेना। मतलब इसमें मेरा योगदान कम रहेगा, मैं तो यहाँ तुम्हारी मजदूरी करूंगा। डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है? ये काम करेंगे बस। इधर देखो, करें स्टार्ट। लिखो तो, लेसन फर्स्ट। हाँ, पार्ट एक है, लेसन एक। पेज तो चेंज कर ले अब। लेसन फर्स्ट लिख दिया। लेसन का नाम लिखो, मैं बोल रहा हूँ नाम, मैं मेरे अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ ना। लिखो, देखो, ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, मस्तिष्क से हाथ हटा। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, ये चैप्टर है। इसमें एक टॉपिक और आएगा जो इस निर्देश तंत्र से अलग है। उसका नाम है एक टॉपिक का, चैप्टर का नाम तो लिख दो। हाँ, और स्टार लगा दो, बंद कर दो स्टार में, 2 स्टार। हाँ, एक टॉपिक और आएगा इसी चैप्टर में। तो क्या है दोस्त? मैट्रिक्स पढ़ी तुमने? डिटर्मिनेंट पढ़ा तुमने? इंटीग्रेशन पढ़ा तुमने? नहीं है तुमने? डिफरेंशिएट पढ़ा? ऐसे ही मैथमेटिक्स में एक मेथड और है, एक विधि और है। उसका नाम है, कि वैज्ञानिक के नाम पे, उसका नाम है जैकोबियन। क्या नाम है? जैकोबियन। जै, क्या इसको जकोबियन बोलते हैं? जकोबियन, अब देख लेना। अपन ये बोलेंगे, तुम देख। आपको क्या बोलना है वो देख लेना, ये जकोबियन या जैकोबियन। ये एक मेथड है। ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल मेथड है, गणितीय विधि है। गणितीय क्या काम करेगी? ये डेरिवेटिव टर्म को शो करेगी, अवकलज के पदों को डिटर्मिनेंट में शो करने का एक मेथड है। समझ में आ गया? और वो मेथड क्या है उसके बारे में कहानी और सुनाएंगे। एक क्वेश्चन तो यहां से फिक्स है कि जकोबियन से आएगा, और एकदम सरल क्वेश्चन आता है। लिख दिया लेसन का नाम। अब इस लेसन में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उनको लिखवा दूं मैं सीरीज से, सिस्टमेटिक ढंग से लिखो। एरो लगा लगा के लिखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले एरो लगाओ और लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्रों का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कर दो, मैं मैथमेटिकल खतरनाक पढ़ाने के मूड, पर तुम पढ़े तो
डिपेंड तुम्हारे ऊपर करेगा। निर्देश तंत्रों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड, चलो लगाओ, लगा दिया यारो। तुम याद करो, याद करो, याद करो। फर्स्ट ईयर पढ़ी तुमने? ध्यान सुनना, अल्टीमेट मजा आएगा। फर्स्ट ईयर पढ़ी ना? तो फर्स्ट ईयर में तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला पेपर पढ़ा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत? अरे पढ़ा क्या? पढ़ा। तो उसमें पहली यूनिट पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, नाम तो सुना होगा। पहले चैप्टर में डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट पढ़े थे ना बेटा? डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट पढ़े पढ़े। तो वहां तुमने ऐसे पढ़े होंगे, जब डाइवर्जेंस निकालते हैं, कर्ल निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, वो हमने एक्स वाई जेड में पढ़े थे। में केवल एक निर्देश तंत्र में कहानी पढ़ी थी, एक्स वाई और जेड। समझ में आ गया? तो वो चैप्टर का गुणा 4 से कर दो। यहां गुणा किससे कर दो? क्योंकि डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट यहां हमको कितने तंत्र में पढ़ने हैं? कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे, स्पेरिकल में पढ़ेंगे, कार्टेशियन में पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल में पढ़ेंगे। मेरी बात नहीं आई समझ में? मेरी बात नहीं आ रही समझ में? मतलब डाइवर्जेंस को आर थीटा फाई में पढ़ेंगे, रो फाई जेड में पढ़ेंगे, ऐसे ग्रेडियंट को पढ़ेंगे और ऐसे ही कर्ल को पढ़ेंगे। जो फार्मूले तुमने ड्राइव किए थे ना, उनको स्पेरिकल में, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। गोलीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का बीजीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, मतलब आर थीटा फाई में निकालना है। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किस में निकाला था? एक्स वाई जेड में। समझ में आया? या सिलेंड्रिकल में भी आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार की कहानी पढ़ेंगे अपन। मतलब आपको जो डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट पढ़ने, वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सेकंड एरो लगा के लिखो। देखें बेटा, सबसे पहले जो पद्धति पढ़ाएंगे उस पद्धति का नाम होगा, लिखो, कर्वलीनियर सिस्टम, वक्र रेखीय पद्धति। पहली कौन सी पद्धति पढ़ाएंगे तुम्हें? कर्वलीनियर सिस्टम, वक्र रेखीय पद्धति। लिखना नहीं आता जानवर? हाँ पता है मुझे सर। वक्र रेखीय पद्धति। नेक्स्ट एरो लगाओ। कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति। कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय, कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति। एरो लगा। नेक्स्ट, स्पेरिकल सिस्टम, गोलीय पद्धति। एरो लगा के लिखते चलो, गोलीय पद्धति। नेक्स्ट एरो, सिलेंड्रिकल सिस्टम, बेलनी पद्धति। सिलेंड्रिकल सिस्टम, बेलनी पद्धति। एरो लगाओ। स्केलर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, लिखो, स्केलर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, अदिश फलनों की अदिश प्रवणता, अदिश फलनों की अदिश प्रवणता, स्केलर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। नेक्स्ट एरो, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को डाइवर्जेंस ही लिखो, हिंदी में अपसारिता कहते हैं, बट डाइवर्जेंस ही लिखो, सदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस। लिख दिया? नेक्स्ट एरो, सदिश क्षेत्रों का कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्रों का कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड्स। लिख दिया? कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड्स। नेक्स्ट एरो लगाओ। अब अंतिम आहुति दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जैकोबियन, जैकोबियन। लिखूं क्या? जैको, ये अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और ये चैप्टर है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स की आत्मा है, मतलब डिक्शनरी है। जैसे एग्जांपल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्किट एनालिसिस आना बहुत जरूरी है या नहीं? यदि तुम्हें सर्किट के बारे में नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता टू टर्मिनल क्या है, फोर टर्मिनल क्या, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं हम? ओपन करना, शॉर्ट सर्किट करना, भाई पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसे ही कंप्लीट जो मैथमेटिकल है, फिजिक्स है, वो इस सिस्टम पे चलेगी। समझ में आया? तो ये चीजें हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना।
सर पेपर में क्या न्यूमेरिकल आते हैं क्या? इस पेपर में आते ही न्यूमेरिकल हैं। मेरी बात नहीं आई समझ में? तुम एक प्रश्न पूछोगे गुरुजी न्यूमेरिकल आते हैं क्या? पेपर में आएंगे ही न्यूमेरिकल। मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पेपर है ना, इसमें न्यूमेरिकल ही आएंगे, थ्योरी है ही नहीं। दो ही चीज है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल, डेरिवेशन न्यूमेरिकल। नोटिस से बाहर एक शब्द नहीं आया आधा नंबर का। मेरी बात नहीं आई समझ में? एक सर विश्वास कैसे करें, पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा, नहीं आया बात समझ में? भाई ऐसा तो है नहीं सर ने पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया है, अब तक भी तो पढ़ाया है, मार्केट में नोटिस है, अब तक पेपर भी हुए हैं, मार्केट में पेपर है, बात ही नहीं सर। उठा और चेक करो, भाई मार्केट में नोट्स भी मिल जाएंगे और पेपर मिल जाएंगे। देखो 1/2 का बाहर नहीं आएगा कोई भी यूनिवर्सिटी में, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बट मैंने जो टॉपिक लिखा है इन टॉपिकों को चेक कर लेना। कहीं कोई, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये क्लास यूट्यूब पे जा रही है, कई बच्चे अदर स्टेट के या उनका सिलेबस कुछ अलग होता है, तो तुम्हारे भाई अलग सिलेबस है तो एक दो टॉपिक अलग हो सकते हैं, ऐड कर देते हैं कई टॉपिक। जैसे यहाँ पे कुछ थ्योरम्स ऐड कर दी, ग्रीन्स थ्योरम ऐड कर दी, हमारे सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है। और यदि तुम कनेक्ट होते हो तो वो इन्फॉर्मेशन देना, उनको अलग से पढ़वा देंगे, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। डाले हेडिंग, देखो सबसे पहले हेडिंग डालो, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से अपना चैप्टर प्रारंभ होता है, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब पहले तो मुझे बताओ, टाइम खराब करना है क्या? भाई तुम ये चाहो कि मैं ये भी पढ़ाऊं निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट सिस्टम में सुन तो ले, पहले मना क्यों कर रहा है? तुझे क्या पता मैं क्या कर रहा है? पहले सुन, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ाऊं, निर्देशांक अक्ष क्या होती हैं, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ये पढ़ाना कोई जरूरी है क्या? भाई जानते हो तुम, कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होती है वो ओरिजिन पॉइंट होता है, नहीं है इसमें? और तुम्हारी इच्छा है नहीं नहीं गुरुजी लिखाओ, पेपर में आएगा नहीं, पेपर में, किताब में नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, नहीं आई बात समझ में? बट तुम्हारी इच्छा नहीं गुरुजी निर्देश तंत्र को शुरू से ही तुम तो जीरो लेवल से पढ़ाओ, तो तुम कहें तो मैं तो कहानी को यहीं प्रारंभ कर, बट टाइम खराब करना है मेरे को, बाकी तुम्हारी। देखो एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, अब ध्यान सुनना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम आज तक जो स्टडी किया हमने, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा नई नई चीजें सीखेंगे तो। ये कहानी होती है, इन्हें तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हो, क्या बोलते हो? यदि ये कर्व फॉर्म में एग्जिस्ट करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस किस फॉर्म में हो? कर्व, कर्व फॉर्म में हो, कर्व फॉर्म। देख बेटा कर्व बन रहा है, बन रहा है कर्व, बन गया, ये ओरिजिन पॉइंट, और ये क्या बना दिया अपन ने? कर्व, बना दिया ना कर्व। तो इसका नाम होता है कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम है? इसे बोलते हैं वक्र रेखीय निर्देश। तो कोई आपसे पूछता है कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस कर्व फॉर्म में डिफाइन हो, किस फॉर्म में? वक्र के रूप में परिभाषित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर इसमें ऑर्थोगोनल वर्ड आगे लगा दो, तुम्हारे चैप्टर का नाम देखो, अरे चैप्टर का नाम तो देखो, अरे चैप्टर का नाम देखो, देख लिया? अच्छा क्या नाम है? ऑर्थोगोनल। मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देशन। कुछ नहीं करना, ये भैया अपने कर्व बन रहे हैं नहीं बन रहे, इन पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें, स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? जो वक्र बन रहे हैं इन पे हम स्पर्श रेखा खींच दें, और ये स्पर्श रेखा परपेंडिकुलर हो। क्या हो बेटी? तुम सुन ही नहीं रहे, हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, और ये टेंजेंट लाइन क्या हो? परपेंडिकुलर। स्पर्श रेखा क्या हो? लंबवत हो। तो ये जो डिजाइन तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये तुम्हारा चैप्टर का नाम कहलाता है। क्या है चैप्टर का नाम? समझ में आ गया? तो ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर सिस्टम क्या होता है? वह कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा? नहीं आया यार समझ में? वह कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सर हमें कैसे पता चलेगा ये परपेंडिकुलर है या नहीं? अच्छा, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो आई डॉट जे करो तुम, क्या आएगा? आई डॉट जे जीरो। अरे मूर्ख हो यार। तो ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है नहीं आता? और आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, है या नहीं? और जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन,
और दोनों के बिटवीन एंगल और cos 90 का मान और 0 से जो टकराता है, तो आई डॉट क्या हो गया? अरे आई डॉट जे क्या हो गया? जे डॉट के क्या हो गया? आई डॉट के क्या हो गया? सीधी सी बात है गुरुजी, हम ऐसे चेक करेंगे, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, इनके यूनिट वेक्टर निकालेंगे और यूनिट वेक्टर के करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और क्या मिला? 0। यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहे हैं, अब हम कह देंगे, अब हम कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यदि नहीं आ रहा है तो ऑर्थोगोनल, अतः यह लाम्बिक गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करता है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, आत्म शांति नहीं दे रहा लाम्बिक गुणधर्म को, इसलिए ये लाम्बिक निर्देश तंत्र नहीं है। और जो दे रहा है वो लाम्बिक निर्देश तंत्र। तो बताओ चिकनगुनिया टेस्ट करना समझ में आया नहीं आया? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो ऑर्थोगोनल टेस्ट कैसे करेंगे बेटा? जो यूनिट वेक्टर है उनके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे यूनिट वेक्टर के। अरे यार यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, लाइन लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, सिद्ध करो कि, क्या बोला? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र लाम्बिक निर्देश तंत्र है। गोलीय निर्देश तंत्र, तुम सुना नहीं? गोलीय निर्देश तंत्र क्या करेंगे? स्फेरिकल सिस्टम में जाएंगे, वहां पे यूनिट वेक्टर निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट हो गया। का क्या आना चाहिए? 0। तो ऑर्थोगोनल है। उसने बोला सिद्ध कीजिए कि, क्या? हाँ, प्रूव दैट स्फेरिकल सिस्टम आर ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो कन्फर्म है, डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? अब सुन लो एक मिनट, सूर्य विधि से कहता हूं, बाई चांस गलती से नहीं आए, भाई उसने प्रूव दैट करके लिखा है, बाई चांस गलती से तुमने कहीं बेटा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, तो इतने जोड़ बाकी गुणा भाग करो कि लास्ट में क्या आ जाए? तो आ जाए। अतः स्पष्ट है कि इट इज क्लियर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर ऑर्थोगोनल सिस्टम गोलीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि यह लांबे गुणधर्म को आत्म शांति प्रदान करता है, अरे सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। हो गया। बताओ, सिलेंड्रिकल की बात करें, किसी की बात करें, कार्टेशियन की बात करें, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ऐसी मैं तुम्हें रामबाण औषधि लिखाऊंगा न्यूमेरिकल की, फिर कैसे न्यूमेरिकल है, मैं रामबाण औषधि का मतलब समझ में आ रहा है ना? ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनको आप याद करेंगे, फिर न्यूमेरिकल कैसे पूछ उल्टा सीधा करके और तुम लाइन लगा के सॉल्व करोगे। कैसे विश्वास करें? हिंदी में एक मुहावरा है, हाथ कंगन आरसी के हाथ। मैं कहता हूं ना टैलेंट है, पर तुम मेरी बात नहीं मान। ऐसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। तो 10 दिन बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा 10 या 15 दिन में, और मैं फैक्ट्स दिखा दूंगा, फिर तुम न्यूमेरिकल करके देखना, लाइन लगा के सॉल्व करोगे, ठीक है? बाकी चिंता नहीं करनी है, सब न्यूमेरिकल को यहीं बोर्ड पे ही सॉल्व कराऊंगा, बोर्ड पे, ठीक है? तो कल से लिखोगे ना, हेडिंग तो डाल दी ना, राधे